आज हम पढ़ेंगे दैट इज ग्रहों की कारकता के बारे में। और कारकता ऐसा है, कोई भी आपके प्रेडिक्शन करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है वो तीन टूल्स चाहिए होते हैं। एक प्लैनेट, ग्रह। दूसरा भाव। तीसरा भाव या राशि, आप समझ सकते हैं। और तीसरा जो है वो प्रेडिक्टिव टूल्स में सबसे बड़ा हिस्सा लेता है। वो है लग्न के हिसाब से, यानी भावों के हिसाब से ग्रहों की अवस्थान। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रह की मूल प्रकृति, या जिसको बोलते हैं ना ग्रह की कारकता, या कारक तत्व, या कारकत्व, कुछ भी बोलते हैं इसको। बस इसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहला आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज सूर्य। सूर्य। सूर्य अगर सूर्य की एक लाइन में, मान लीजिए अनुज भाई या डॉक्टर साहब, अगर आप लोगों को बोले कि सूर्य को एक लाइन में डिफाइन करिएगा तो क्या कर सकते हैं अनुज, आप बताओ तो एक लाइन में। आत्मा। ओके, डॉक्टर साहब आप क्या बोलेंगे? राजा। ठीक है सर। आप दोनों की बात हो गई, मैं अब लियोनार्डो दा विंची की बात करता हूँ। किसकी सर? लियोनार्डो दा विंची, आपको याद होगा। ठीक है सर। ठीक है। लियोनार्डो दा जी। विंची वो एक लाइन में नहीं बोला, बट वो उन्होंने एक सूर्य की एक डेफिनेशन दिया। ठीक है। जी सर। और वो कौन सा डेफिनेशन दिया वो आपको मैं बताना चाहूंगा। ऑल सोल्स मस्ट बी डिसेंडेड फ्रॉम द सन। जैसे आपने बोला आत्मा, जी। इन्होंने भी बोला आत्मा। ऑल सोल्स माने सभी आत्मा की कारकत्व सूर्य के बाद से। दे आर एसेंशियली द वर्म हीटिंग and animating the body, and since in the last instant there is no other source of warmth in the world than the sun। उन्होंने, लियोनार्डो दा विंची ने बोला कि सूर्य ना सभी चीजों का, देखिए जब तक गर्मी नहीं मिलेगा हम जीवन की पराकाष्ठा को नहीं समझ सकते हैं, या जीवन के स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। चलिए, ये हो गया आपका लियोनार्डो दा विंची का वर्ड। अनुज जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक। आज हम लोग कोशिश करते हैं कि सूर्य की पूर्ण हम्म, जो विवरण है वो समझने की। पता नहीं एक क्लास में कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, कोशिश कर रहे हैं एक क्लास में पूर्ण करने का, पूरा करने का। सूर्य जो है प्राण शक्ति का कारक ग्रह है, और ये पूर्ण सत्य का केंद्र है। अगर हम अपनी ब्रह्मांड की बात करें, अपने ब्रह्मांड में सबसे मेन मैटर होता है, और मेन मैटर होता है वर्मथ। वर्मथ, उष्णता। वो कहाँ से मिलता है? सूर्य से।
सूर्य का 7 किरण होते हैं। सप्त रोशनी या सप्त, अगर एक साथ संस्कृत की वर्ड बोलूं तो सप्त रश्मि कौन सा है? एक है सुषुम्ना, जो सुषुम्ना के द्वारा सूर्य चंद्र को प्रकाशित करते हैं या प्रकटित करते हैं। दूसरा नाम है हरिकेश। नक्षत्र को प्रकटित करते हैं हरिकेश नामक रोशनी के प्रभाव से। विश्वकर्मा एक रोशनी है, उसके द्वारा वो बुध को प्रकटित करते हैं। विश्वश्रवा एक रोशनी है, जिसके द्वारा वो शुक्र को प्रकटित करते हैं। संजद बसु एक रोशनी है, उसके द्वारा वो मंगल को प्रकटित करते हैं। अरबा बसु वो एक रोशनी है, जिस या किरण है, जिसके द्वारा वो बृहस्पति को प्रकटित करते हैं। और स्वर नामक एक और दूसरा किरण है, जिसके द्वारा वो शनि को प्रकटित करते हैं। यह राहु केतु की बात नहीं है, क्योंकि राहु केतु छाया है। राहु और केतु छाया ग्रह है, जिसको नॉर्मल हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना साया। जैसे हम अगर चलते हैं, सूर्य की रोशनी के अंदर हमारी छाया जमीन में देखने को मिलता है। तो ये छाया ग्रह या साया ग्रह, आप कुछ भी बोल लीजिए इसको, ये एक्चुअली इसका कोई उपस्थिति होता नहीं है, बट ये हमारे अंदर होते हैं, हमारे साथ होते हैं हर वक्त। इसी को वर्तमान साइंस बोलते हैं विवक्योर। ये है सूर्य का 7 रोशनी का नाम। शनि और राहु ये तमोभाव से, एक सेकंड वेट करना। चले शुरू। शनि और राहु के अंदर क्या होता है? तमोभाव होता है। अनुज जी, ये तो आपको मालूम ही होगा। तमोभाव, सत्व, रज, तम, ये 3 गुण जी जी होते सर। हैं, है ना? तो शनि और जी राहु सर। के अंदर तमोभाव बहुत ज्यादा होता है। लेकिन तमोभावात्मक जितने भी ग्रह प्रकृति हैं, उसकी कहाँ जरूरत है मालूम है आपको? क्योंकि हमारी जो काम है, कामना या वासना, ये तमोभाव रूपी ग्रहों से ही आता है। अगर काम ना हो, कामना ना हो, वासना ना हो, तो हमारी जीव का ये जो निरंतर गति है, जैसे आप हुए तो आपके बच्चे, फिर वंश परंपरा होता है, ये काम भाव के जरिए होता है। अगर ये ना हो तो हमारी वंश आगे नहीं बढ़ेंगे। जिसके वजह से बहुत ज्यादा माना जाता है कि सत्व, रज और तम गुण में, तीनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तम गुणों की प्रभाव से हमारी दैनंदिन जीवन की जो काम है वो चलते रहता है। लेकिन हमें कल्याणकारी चीजें भी चाहिए। मान लीजिए आप किसी एक जगह पे, अ, जैसे डॉक्टर साहब हैं,
नीरज सर, हाँ जी सर। जैसे आप है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम्म, जैसे आप हैं, तो आपके माने चेंबर में बहुत आदमी आते हैं, वो ये काम लेके आते हैं, ये काम ना लेके आते हैं कि आपके यहाँ जाएंगे तो ओरिजिनल जो मेरा बेसिक प्रॉब्लम है वो आप रिवॉल्व कर दीजिएगा, है ना सर? बिल्कुल सर। तो ये आप आप जो काम कर रहे हैं ना, वो सर क्या होता है, उसको बोलते हैं कल्याणकारी कार्य। हम्म, ये कल्याणकारी कार्य कौन करवाता है हमसे? शुक्र। ठीक है। ठीक है सर। शुक्र, ये जो ऊर्जा है, ये जो ताकत, ये जो शक्ति है, इसकी रहस्य शुक्र में है। तो जैसे शनि राहु की आवश्यकता है, वैसे शुक्र का भी आवश्यकता है। वैसे ज्ञान का भी आवश्यकता है। ज्ञान कौन देता है? बृहस्पति और बुध। जुपिटर। ठीक है। तो अब मैं सर यानी थोड़ा कि तो, कल्याणकारी। बोलिए सर अनिल भाई। फिर कल्याणकारी काम को शुक्र से जोड़ेंगे? मैं कोई भी एकदम हंड्रेड कल्याणकारी काम होगा? परसेंट नहीं नहीं, हंड्रेड अच्छा कोई, परसेंट अच्छा कोई सा भी कल्याण, कल्याणकारी काम करें हम? कोई भी कल्याणकारी काम हो, कोई भी कल्याणकारी काम हो, वो शुक्र अगर ना हो तो कल्याणकारी काम आप कर ही नहीं सकते हैं। आप जैसे चैरिटी दान या पुण्य भी करना हो गया। दान पुण्य कुछ भी, जी। यहाँ और डिटेल में कभी आपको मैंने, चलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। मेन होता है आपकी जो इनर फीलिंग होते हैं ना, अंदर से जो फीलिंग आता है, वो है बृहस्पति। जिसके वजह से आप कल्याणकारी कार्य करते हैं, वो है शुक्र। ठीक है। पढ़ रहे हैं सूर्य, बट याद रखिएगा सूर्य की किरणों की बात की है मैंने सबसे पहले। वो इसलिए किए, कारण क्या है, आ, मैं कभी जैसे कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, वैसे इन किरणों को भी कभी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। बट अभी थोड़ा बहुत तो बता दूं, ताकि आपके अंदर कोई डाउट ना हो, कोई डाउट ना रहे। मैंने क्या बोला था? विश्वश्रवा। विश्वश्रवा जो रोशनी है, उसके द्वारा क्या बोलते हैं, वो शुक्र जो है वो प्रकटित होता है, या उसके रोशनी के द्वारा, विश्वश्रवा नामक रोशनी के द्वारा शुक्र अपना कार्य करता है। विश्वश्रवा कौन है? विश्वश्रवा है वो एनर्जी, हमारी ये जितनी संरचनाएं होती है ना, हेवी इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, या छोटी छोटी जो घर के काम, ये जो माने जिसके वजह से होता है, वो रोशनी है, वो एनर्जी है विश्वश्रोवा। यानी आप अगर दूसरे की कोई भी मदद करेंगे सर, आप मुझे बताओ कैसे कर सकते हो? आप पैसा देके किसी की मदद नहीं कर सकते। आप उसको कोई टेक्नोलॉजी देने के बाद ही मदद कर पाएंगे। कोई भी ज्ञान, टेक्नोलॉजी कैसा, भैया नौकरी नहीं है, चलो यहाँ पे वैकेंसी खाली है, तो तुम ये करो, वहां पे अप्लाई करो। टेक्नोलॉजी आपने दे दिया ना। टेक्निक, टेक्नोलॉजी कम्स फ्रॉम द वर्ड दैट इज टेक्निक, कुशलता, स्किल, ये शुक्र का काम है। तो कल्याणकारी काम तो हमेशा शुक्र से ही होगा। आप मान लीजिए कहीं अगर पैरवी लगाते हैं किसी के लिए, वो कौन?
शुक्र है। इसीलिए कल्याणकारी काम हमेशा शुक्र से ही होता है। इसको एकदम गांठ बांध के रख लीजिए। आपके कौन गुरु क्या बोले हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे जो मेन गुरु है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, वो है पराशर। पराशर ने ये चीज बोला है। तो हम लोग जो इन्वेंटर है उनकी बात मानेंगे या आप मेरी बात मानेंगे? अगर हाँ, हो सकता है हम एड ऑन किए हों, वो अलग मैटर है। एड ऑन तो रिसर्च तो चलते रहता है ना। ये हमारे डॉक्टर सब ज्यादा बता पाएंगे। साइंटिस्ट जो जिसको हम लोग रंजन रे के नाम से जानते हैं, है ना? है ना सर? हाँ जी रेडियोलॉजी, सर। रेडियोलॉजी उन्होंने आविष्कार किया था। बस बिल्कुल उसके सर। बाद, उसके बाद एड ऑन बहुत सारा होता चला गया। हम्म। बट मेन चीज हमें कहाँ, ये नॉलेज कहाँ से एग्जैक्टली कहाँ मिला? दैट इज रंजन से। हम्म। तो नेचुरली हम जहां से अपने को बेसिक नॉलेज जो मिलता है, जो इन्वेंटर है ऑफ दैट साइंस, हम उनकी बात सबसे पहले सुनेंगे। यस और नो सर? बिल्कुल सही सर। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी भी जब हम समझेंगे या हम जब पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पराशर मुनि की बात 100% उसको मानेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से अपनी पूरा लाइफ खपा के उन्होंने ये किताब लिख के गया था। संगीता, भृगु संगीता, पराशर संगीता, ये बहुत सारी किताबें है ना। तो फिर सबसे पहले तो हम, हाँ, बाद में बहुत सारा एड ऑन हुआ है। और उस समय से चूंकि रिकॉर्ड नहीं है ना पूरी तरह से, इसलिए हमारे इंडियन साइंस में बहुत सी मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी बात होती है। बट हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं जाएंगे, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको। चंद्र कल्याणकारी, मैंने बोला शुक्र को। चंद्र कौन है? मन के कारक है। मंगल साहस का कारक है। बृहस्पति, एग्जैक्ट जो वर्ड संस्कृत से निकलता है उसको बोलते हैं प्रज्ञा, विजडम, इनर नॉलेज। तो हम वहां से बात करेंगे। इसलिए जो ओरिजिनल चीज है महत्व देंगे उसी को, बाकी ऐड ऑन करते रहेंगे बाकी गुरुओं की जो बातें हैं वहां तक। जैसे सूर्य, अभी हम लोग सूर्य पढ़ रहे हैं। सूर्य जो है ना, वो सूक्ष्मतम आत्मज्ञान है। सूक्ष्मतम आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? हम जहां से पर्टिकुलरली खुद को डिवाइडेड कर सकते हैं, लाइक एज हिग्स बोसोन, माया, जिसको माया बोलते हैं, लाइक एज अणु परमाणु, पार्टिकली डिवाइडेड, सूक्ष्मतम रूप, वो है सूर्य। याद रखिएगा इस चीज को। यानी आपके अंदर सूक्ष्मता कितना है, आपके सूर्य की अवस्थान से ही पता चलेगा। आ, चलिए फल कथन की एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके सेकेंड हाउस में सूर्य बैठा है। आपकी चाहत किस चीज का? आपके सूक्ष्मतम ज्ञान किस ओर दिखा रहा है? सेकेंड हाउस, दैट इज मनी। मैं आमतौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको थोड़ा कोशिश करिएगा आप लोग भी समझने का।
या कुंडली पे लगाने का। उसके बाद बताइएगा मैं कहाँ तक सही बोला, कहाँ तक गलत बोला। हो सकता है, देखिए पूरी बात तो क्या बोलते हैं हम, जब बताना शुरू करते हैं तो दिमाग में हर चीज आता नहीं है। ठीक है, बाद में जब प्रश्नोत्तर की पर्व चलता है या प्रश्नोत्तर का जो सेशन होते हैं, वहां पे और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है। इसलिए याद रखिएगा, आप लोग प्रश्नोत्तर करिएगा, प्रश्न करिएगा मुझे, ताकि मैं आपको एग्जैक्ट एग्जाम्पल के जरिए मैं उस प्रश्न का सही उत्तर दे पाऊं। क्योंकि देखिए, पढ़ने के लिए इतना दिमाग में होता है ना, तो समझ में नहीं आता मैं कितना बोलूं या कितना ना बोलूं। जैसे एग्जाम्पल ले रहे थे कि सूर्य जो है सूक्ष्मतम आत्मज्ञान है। अब वहीं पे मान लीजिए बुधादित्य योग आता है। सूर्य आत्मज्ञान, सूक्ष्मतम आत्मज्ञान हो गया, और बुध मस्तिष्क के जरिए जो जन्म लेने वाले सूक्ष्म ज्ञान। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट, माने थोड़ा टाफ हो रहा है, बट अगर समझ में ना आए तो मुझे पूछ लेना। अब हम एक सोलली एक्यूट नॉलेज को समझ रहे हैं, दैट इज फ्रॉम काम फ्रॉम सन। और एक आता है बुध, द एक्यूट नॉलेज काम फ्रॉम द ब्रेन। बट हम एक कंप्लीट इंसान जब होंगे तो हमें तो दोनों तरीके से समझना पड़ेगा ना। आपके इनर फीलिंग क्या बोल रहा है और आपके ब्रेन क्या बोल रहे हैं। दिस इज बुधादित्य योग। ठीक है। अब बुधादित्य योग का मतलब होता है, अ, आपके अगर कुंडली में बुधादित्य योग है, यानी बुध और आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य, अगर इकट्ठे एक और में है, जो दीप्तांश मैंने बताया वो दीप्तांश के अंदर है, तो उसको बोलते हैं बुधादित्य योग। यानी आपके कॉमन सेंस और आपके इनर सेंस दोनों ही डेवलप, माने काफी हद तक डेवलप्ड होंगे। मैं क्या समझाना चाह रहा था, शायद आप समझ गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा और। सूर्य का स्वरूप, शिंदे सर, समझ में आ रहा है ना पूरी बात? नहीं, अभी की बात नहीं समझ में आई, लेकिन समझूंगा सर, आगे जाके समझ में आ जाएगी। तो आप पूछे क्यों नहीं सर? तो सर, अभी तो आगे आगे समझ में आ जाएगा, आप बता ही रहे हैं सब, सब एक्सप्लेन करते आप। ठीक है सर, चलिए मैं फिर से बुधादित्य, बुधादित्य योग जानते हैं ना सर? नहीं सर, मैं तो नहीं जानता, मतलब कुकिंग अनुज, कौन सा योग में। बुध और आदित्य अगर इकट्ठे हो, युति में हो, और स्वराशि या स्व क्षेत्र में हो, ठीक है, और खास करके मैंने जो दीप्तांश बोला था, 7.5 डिग्री पहले और 7.5 डिग्री बाद, ये ज्योति है। बुधादित्य योग का मतलब होता है बुध और आदित्य का ज्योति। अनुज, मैं सही बोल रहा हूं ना? जी सर। तो आप मुझे बताओ, बुधादित्य योग में आपने क्या जाना? सर बुधाती योग में सर इसमें बताते हैं कि वो बुद्धि के पर्पज से, लाइफ के पर्पज से अच्छा माना जाता है उसका। वैसे तो ज्यादातर आप कुंडलियां देखेंगे, उसमें से 100 में से 70 में ये बुधाती योग मिल जाता है वैसे तो। लेकिन वही वाली आपकी वाली बात है, दीप्तांश वगैरह में होना चाहिए, किस राशि यस, में, वो देखना होता है यस, मेन तो सर। यस, यस। यहीं पे तो प्रेडिक्शन में हम लोग गलती करते हैं। दीप्तांश में होना बहुत जरूरी है। 7.5 डिग्री पहले और 7.5 डिग्री बाद का सूर्य के अंदर अगर बुध हो तो ही बुधादित्य योग मानेंगे,
अदरवाइज इसको नहीं मानेंगे। अब क्या तो है? इसमें सर बुध, इसमें बुध अस्त नहीं हो जाएगा? नहीं, बुध कभी अस्त अस्त होता है? आप अपने पापा के गोद में रह के कभी अस्त हो सकते हैं? अच्छा, इसमें बुध मतलब बुध अस्त नहीं माना जाएगा जी? कभी नहीं अस्त होता है। अच्छा। बुधादित्य योग इसलिए वैदिक साइंस में इसको सबसे बड़ा योग माना गया। वो क्या वैसे तो है सर ना, बोलिए। जी। सर वैसे तो नॉर्मली आप देखा 10 में से 7 कुंडलियों में ये योग मिलेगा मिलेगा। नहीं, दीप्तांश में नहीं मिलता है। हाँ, पर दीप्तांश में नहीं मिलेगा भाई, ये है मेन। नहीं मिलता वो है। देखने वाली बात है। हाँ, और साथ में सूर्य, मैंने बुध का भी दीप्तांश बताया था आपको। हाँ सर, 8 समय का तो मैं लिखा हुआ था, मैंने पीछे से चार और देखा हुआ है, चार, लिखा हुआ है। चार और चार। अच्छा। हाँ सर, 8 हो गए ना सर, तो वो 4 4 हो गए ना हाँ दोनों हाँ तरफ। हाँ। तो 4 और 4 इसके अंदर अगर सूर्य के साथ हो, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। कोई भी आपको वहां पे, आप उसका क्या है, क्या कंडीशन है, आपको कुछ नहीं बोलना है। बस आप इतना बता दीजिए, भैया यू आर द मोस्ट, क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, भले वो गरीब हो या बड़ा आदमी हो, बड़ा मतलब शिक्षित, मैं कभी रीच को बड़ा नहीं बोलता, ठीक है, या वो धनी हो, उसके अंदर एक ऐसी पावर होगा। कौन सा पावर? उसके सूक्ष्म ज्ञान और उसके मस्तिष्क प्रसूत ज्ञान, वो कंबाइनली सोचेगा फॉर द फ्यूचर। मतलब कि सर उसकी इनर फीलिंग और ब्रेन दोनों एक साथ इकट्ठे काम करेंगे? यस। और उसके ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है, स्वयं भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। यह है बुधादित्य योग। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मेरे पास बहुत सी ऐसी बुधादित्य योग का जो है, ये है, क्या बोलते हैं, कुंडली है। और वो आज एकदम नॉर्मल इंसान से कहां पहुंचा आपको मालूम भी नहीं होगा। दीप्तांश के अंदर है, वो सूर्य के 4 डिग्री के अंदर है। सिर्फ बुध सूर्य के गोद में रहने से कभी भी अस्त नहीं होता, इसको याद रखना भाई। सर मेरे बाकी पे सभी एक कुंडली ग्रह, है। हाँ सर मेरे पे कुंडली है, उसमें सर सूर्य की डिग्री है 15 जी, और बुध की है 11। तो वो जी, उसमें बुध को अस्त कर रखा उन्होंने। नहीं, ये गलत, अच्छा, गलत है ना सर ये? एकदम गलत। जी आप ठीक मुझे है सर, ठीक है। बताइए ना भैया, अनुज भाई, आप आपके पापा के गोद में है, क्या आप अस्त होंगे सर? नहीं, ठीक बात है सर। वहां किसकी चलेगी? आप ही के ना चलेगी। जी 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 सर। और पापा आपको समझाएंगे। आप आप बाल ग्रह हैं, तो पापा समझाएंगे बेटा ऐसा मत करो, इस चीज को करो। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं, मुझे वो क्या बोलते हैं ना वो, अरे बूढ़ी की बाल चाहिए। बूढ़ी की बाल समझते हैं ना अनुज भाई? जी सर, समझता हूँ सर मैं। सबको ही समझते होंगे। मुझे बूढ़ी के बाल चाहिए, अभी खाना है। ठीक है, पापा बोलेंगे जाओ, उनके कोई भी आप तो माने सहायक होगा, प्राइवेट सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो किसी को भी बोलेंगे ए भाई, जा मेरे बेटे के लिए लेके आ, बूढ़ी के बाल कहाँ मिलता है। लेकिन खिलाने के बाद वो समझाएंगे, बेटा आपने ये जो मांगा, ये गलत चीज मांगा, इस टाइम में नहीं मांगना चाहिए था, बट देंगे तो पहले ना। ठीक है सर, समझ गए सर, अब आगे। समझ गए ना? हाँ सर, चलिए। आगे से ध्यान रखेंगे सर। मैं क्या, अगर अस्त लिखा भी होगा तो उसको अस्त नहीं माना जाएगा, साइड में देखिए युति मानी जाएगी, और बढ़िया युति मानी जाएगी। यस, यस, ये खाली बुध के लिए और चंद्र के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। ठीक। ठीक है। जैसे आप देखिएगा,
कुंडली में जब अमावस्या का समय होता है, किसी का जन्म होता है, चतुर्दशी या अमावस्या लगभग सेम डिग्री में आता है, चंद्र और सूर्य। भैया मियाँ बीवी में कभी टकरार होता है, फिर संसार बिखर जाएगा। अगर टकरार हो जाए तो डिवोर्स, नहीं हुआ तो संसार खुश। बस ये कहानी याद रखना, सूर्य की पत्नी चंद्र। मैं इसकी वास्तविकता नहीं बोल रहा हूं, वास्तव में तो दोनों अलग अलग चीज है, बट कहानी के जरिए, रूपक के जरिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर वहां पे दूसरे ग्रह की अवस्थान देखना पड़ेगा, कहीं कहीं मतलब इन दोनों में डिवोर्स तो नहीं हो गया, और डिवोर्स हो गया तो फिर चीजें उलट जाएगी। बट बेटा और पिता में कभी भी उलटता नहीं है, तो इसलिए। सर, बोलो। जैसे कि अब मान लीजिए किसी की मेरे पे एक आध कुंडली और भी है, मतलब कि परसों आई थी मेरे पे, तो उसमें सर सूर्य और सूर्य के साथ गुरु और शुक्र है। तो उसको सर अस्त माने जाएंगे, क्योंकि सूर्य की मान लो एकदम डिग्री 25 है नहीं, उसकी। नहीं नहीं नहीं, उसको अस्त मानिएगा आप। अच्छा, उसको बुध को और चंद्रमा को नहीं मानना, बाकी सबको अस्त माना है यानी कि एक तरीके से। हाँ, बाकी को अस्त। गुरु के हिसाब से, ठीक। गुरु में भी थोड़ा एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी सारे ग्रह को आप अस्त मानिएगा, लेकिन गुरु, माने खास करके बुध में नंबर वन, माने स्ट्रेंथ वाइज मैं बोल रहा हूँ, बुध को अस्त नहीं माना जाएगा, ठीक है। चंद्रमा को आधा अस्त माना जा सकता है अकॉर्डिंग टू अदर प्लैनेट की पोजीशन में। और गुरु, मान लीजिए राजा, सूर्य राजा है, और गुरु बृहस्पति है, और अगर राजा के सानिध्य में गुरु आ जाएं, डिग्री देख लीजिएगा, डिग्री देख लीजिएगा, सूर्य अगर पहले जी। है या बाद में है, वो डिग्री देख लीजिएगा। और अगर गुरु आपके घर में आया कभी, तो क्या आप गुरु के अनादर करेंगे कभी? नहीं सर, समझ गया सर, मतलब कि इसका अनादर नहीं होगा सर एक तरीके से जी। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, तो इसलिए वो अर्थ नहीं बोला जाता। चलिए थोड़ा सा सूर्य को कंप्लीट कर लेते हैं। सूर्य का स्वरूप क्या ठीक है है? सर। ये प्रकाशधर्मी है, ठीक है। अ, आंखों की रोशनी का कारक ग्रह है, ज्ञान का आधार है। और पराशर ने इनको जो है ना, रक्त श्याम वर्ण बताया है, रक्त श्याम वर्ण। ये हृदय स्थित जो क्या बोलते हैं, हल्का जो पीत वर्ण, मतलब हल्दी रंग का जो निर्मल ओजो धातु होते हैं, उसका कारक ग्रह है। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो देख के, ठीक है। ठीक है सर। इसका प्रकृति है अग्नि, ठीक है। अ, अगर कोई सूर्य प्रधान व्यक्ति होगा तो उसकी जो केस होंगे वो थोड़ा कुंचित केस होगा, माने स्कारली हेयर, ठीक है। ये आत्मा का कारक ग्रह है, ये पिता का कारक है। ये इसकी जो मति है वो स्किलफुल होगा, मति मतलब बुद्धि जिसको बोल सकते हैं आप। ये श्रेष्ठ ज्ञानी होंगे, ठीक है। अ, देखने में बहुत अच्छे होंगे। देह एकदम समान आकार का होगा। अ, इनके जो आंख हो गए हल्के पीले होंगे, बहुत प्रतापी होंगे, स्वभाव इनका स्थिर होगा। और इनका रंग जो होगा कृष्ण जैसा श्याम वर्ण का होगा। रक्त पित्त की प्रकृति लेके पैदा होंगे। इनका ये उदार होंगे, बट इनका मज्जा का प्रॉब्लम होगा, अस्थिसार जिसको बोलते हैं, बोन मैरू, इसकी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये यश माने ख्याति, मान,
सम्मान, पदोन्नति इनके पास हमेशा आता रहेगा। प्रतिभावान होंगे, इनमें इन्वेंटिव पावर बहुत ज्यादा होगा। मोटा मोटी बहुत सारी चीजें बता दे रहा हूं। और आगे इनका चरित्र बहुत अच्छा होगा। ये बहुत एम्बिशियस होंगे, साहसी होंगे, आत्म अनुभूति के अनुसार, मतलब इनके जो इनर फीलिंग होगा उसके अनुसार चलने वाले होंगे। इनका रोब कम होगा। राजा या राज सम्मान से प्रभावित होंगे या राज सम्मान इनको मिलेगा। ये रक्षा करने वाले होंगे, समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे। आ, ये क्षमा करेंगे, बट इनका स्वाभिमान बहुत ज्यादा होगा। आत्मविश्वासी